नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी दोस्तों का स्वागत है। विक्रम, देव, काजल, हेमंत, बैक वेंचर, याशमनी, प्रवीण, बुशरा, हेमंत, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे। क्या हाल चाल है दोस्तों, एक बार फटाफट बताओ। सारे लोग बढ़िया है, ठीक ठाक है भाई। सुमन, शिल्पा, तनिष्का, सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, फटाफट बता दो एक बार। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन कैलेंडर। बहुत ही शानदार तरीके से इस कैलेंडर को हम पढ़ने वाले हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के सेशन के लिए तैयार होंगे। ठीक है भाई, तैयार हो सारे लोग, स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। बोलो जरा फटाक से, आज का सेशन स्टार्ट किया जाए भाई, फटाफट बताओ। और आशा करता हूं कि आपने कल की क्लास को अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। तो दोस्तों, हमने काउंटिंग ऑफ फिगर पिछला टॉपिक खत्म किया था। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इसमें 3 पार्ट हमने पढ़ा था। एक ट्रायंगल्स की काउंटिंग करना हमने सीखा था, दूसरा हम स्क्वायर की काउंटिंग करना सीखे थे और तीसरा हम रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करना सीखे थे। ठीक है भाई, तो ये तीनों के तीनों पार्ट आशा करता हूं कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और आपको अच्छे तरीके से सवाल सॉल्व करने में मदद मिली होगी, जो भी तरीका मैंने आपको बताया। पीवाईक्यू के डाउट टेलीग्राम पे कैसे पूछे। जब भी मैं कोई सेशन शेयर करता हूँ ना आपके साथ, जैसे मान लो कि मैं एक सेशन शेयर करता हूँ कि रात के 8 बजे आपकी CHSL की क्लास होती है, तो उसका सेशन शेयर करता हूँ तो सेशन के नीचे कमेंट आ जाता है, कमेंट का ऑप्शन आ जाता है, वहां पे कमेंट कर दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कमेंट डाउट पूछ सकते हैं आप। तो आज कैलेंडर की पहली क्लास है दोस्तों, और इस पहली क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो कैलेंडर टॉपिक में सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे। कैलेंडर के बेसिक्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद से हम ऑड डेज निकालेंगे, ऑड डेज बिटवीन मंथ एंड ईयर्स, ऑड डेज बिटवीन मंथ एंड ईयर्स निकालेंगे। उसके बाद से हम 4 प्रकार के सवाल करेंगे इसी बेस पे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। ठीक है, 4 प्रकार के सवाल करेंगे। उसके बाद से हम इंडिविजुअल डेट से डे, जैसे मान लो कोई भी आपको पूछा जाए कि 22 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन था, तो इंडिविजुअल डेट से डे फाइंड करेंगे, डे फाइंड करेंगे, डे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद से हम रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर पढ़ेंगे कि कैलेंडर रिपीट कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर जिसमें मंथ और ईयर दोनों शामिल है। और उसके बाद सेंचुरी के पहले और आखिरी दिन कौन कौन से होते हैं, सेंचुरीज फर्स्ट एंड लास्ट डे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं इस कैलेंडर के ऊपर। ठीक है, तो क्या तैयार हैं आप सारे लोग, फटाफट बताइए। क्या सारे के सारे दोस्त तैयार हैं? तैयार है तो चलिए कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कैलेंडर आप सबने देखा होगा और कैलेंडर का इस्तेमाल आप करते होंगे डेट निकालने के लिए, डे फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने कैलेंडर में बचपन से ये बात सीखी है कि कैलेंडर में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। ठीक है भाई, कैलेंडर में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक को हम बोलते हैं सामान्य वर्ष, जनरल ईयर। एक को हम बोलते हैं जनरल ईयर, सामान्य वर्ष। ठीक है भाई, जनरल ईयर, सामान्य वर्ष। और दूसरे टाइप के कैलेंडर को हम वर्ष को बोलते हैं, दूसरे टाइप के ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर, लीप वर्ष। ठीक है, ये सबको पता होगा कि कैलेंडर में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, एक सामान्य वर्ष जनरल ईयर और एक लीप वर्ष, लीप ईयर, या इसी को हम कई बार बोल देते हैं, एक और नाम होता है अधिवर्ष। अधिक वर्ष, अधिक और वर्ष को आपस में जोड़ा गया तो क्या बन गया, अधिवर्ष। ठीक है, तो कैलेंडर में 2 प्रकार के साल हैं, एक सामान्य वर्ष और एक लीप ईयर। और आपको पता है कि दोनों के दोनों साल में डिफरेंस क्या होता है, दोनों ही वर्षों में क्या डिफरेंस होता है। तो बचपन से ये पढ़ते हुए हम आ रहे हैं क्या, कि हर एक वो साल जो 4 से
एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, हर एक वो साल जो 4 से क्या हो जाए, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, वो साल लीप वर्ष कहलाता है। तो हर एक वो साल जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड ना हो पाए, और एग्जैक्ट डिवाइड का मतलब क्या होता है, जिसका शेषफल 0 आ जाए, वो साल जिसको हम 4 से भाग देने पे उसका शेषफल 0 आ जाए, तो वो साल लीप वर्ष कहलाता है। और वो साल जिसको 4 से भाग देने पे कुछ ना कुछ शेषफल बच जाए, मतलब कहने का 0 ना आए, तो वो वर्ष कहलाता है सामान्य वर्ष, जनरल ईयर। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वर्ष लिख रहा हूं और मुझे फाइंड आउट करना है कि इसमें जनरल ईयर कौन सा है, लीप ईयर कौन सा है। 1911 है, 1913 है, 1916 है, 1918 है, 1922 है, 2004 है, 2010 है, 2012 है, 2018 है, 2022 है। इसमें मुझे बताना है कि जनरल ईयर कौन सा है और लीप ईयर कौन सा है। अब आप कैसे करेंगे, तो आप क्या कहोगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक वो साल जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब जरा देखो, अगर मैं 1911 को 4 से भाग दूंगा तो कैसे दूंगा, तो आप कहोगे सर 4 चौक 16, 3 1 4 7 28, ऐसे ही तो। लेकिन दोस्तों, अगर 4 के डिविजिबिलिटी का रूल आपने सीखा होता, जो क्लास 4th में पढ़ाया जाता है, अगर याद हो अभी तक क्लास 4th की बातें, तो 4 के डिविजिबिलिटी का एक रूल सिखाया जाता है, 4 के विभाजिता का एक नियम होता है। और वो नियम क्या होता है कि यदि अंतिम के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर अंतिम के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होते हैं तो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो देखो, 11 को 4 से भाग दिया, 11 को 4 से भाग दिया, तो क्या ये दोस्तों पूरी तरीके से भाग होगा, आप कहोगे नहीं। और अगर भाग नहीं होगा तो ये कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष। इसमें दिन कितने होंगे, 365, और फरवरी कितने दिनों की होगी, 28 दिनों की। क्योंकि आपको पता है कि जनरल ईयर लीप ईयर में यही तो अंतर होता है कि यहाँ दिन 365 होते हैं और फरवरी कितने दिनों की होती है, 28 दिनों की होती है, यही तो अंतर होता है। और लीप ईयर में क्या, दिन 366 दिन होते हैं और फरवरी कितने दिनों की होती है, 29 दिनों की होती है। फरवरी कितने दिनों की होती है, 29 दिनों की होती है। ठीक है भाई, तो 11 को हमने 4 से भाग दिया और 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब 1911 एक सामान्य वर्ष है। और अगर सामान्य वर्ष है तो इसमें दिन 365 होंगे और फरवरी 28 दिनों की होती है। ठीक है, ऐसे ही 13 को डिवाइड किया 4 से, क्या एग्जैक्ट डिवाइड हो पाएगा, क्या बताओ। 13 को डिवाइड किया 4 से, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसका मतलब 13 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये वर्ष कैसा है, जनरल ईयर, दिन 365 है और फरवरी कितने दिनों की होगी, 28 दिनों की। ठीक है भाई, लेकिन जैसे ही मैं 16 को 4 से भाग दूंगा तो आपने कहा कि जो 16 है ना, वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये 1916वां वर्ष एक लीप वर्ष है, दिन 366 होंगे और फरवरी कितने दिनों की होगी, 29 दिनों की होगी। बोलो हाँ कि ना, फटाफट बताओ, ये बात समझ में आया या नहीं आया। 1.5 GB ऑलरेडी खत्म हो गया है मेरा, क्या हो गया, मतलब कोई दिक्कत चल रही है क्या क्लास चलने में, फटाफट बताओ। देखो, 18 को हम 4 से भाग देंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, कैसा वर्ष, जनरल ईयर। 22 को डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड नहीं होगा, जनरल ईयर। 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो लीप ईयर है। 10 को डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड नहीं हो पाएगा तो जनरल ईयर है। 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड हो जाएगा तो कैसा वर्ष है, लीप ईयर है। ऐसे ही 18 को डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड हो पाएगा, जनरल ईयर। और 22 को डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड हो पाएगा तो जनरल ईयर। कहने का मतलब ये हुआ कि सर जनरल ईयर कौन सा ईयर होगा, तो जनरल ईयर हर एक वो साल जो 4 से भाग देने पे जिसका शेषफल रिमाइंडर शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो कैसा वर्ष होता है, सामान्य वर्ष होता है। कैसा वर्ष होता है दोस्तों, सामान्य वर्ष होता है। कैसा वर्ष होता है, सामान्य वर्ष। और लीप ईयर कौन सा होगा, तो हर एक वो साल, लीप ईयर हर एक वो साल जो 4 से भाग देने पे जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। क्लियर है भाई, फटाफट बताओ, यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है। ये वीडियो क्वालिटी देखो, 240 वीडियो क्वालिटी, क्या है ये वीडियो क्वालिटी, कैसी है वीडियो क्वालिटी, चेक करो, डेटा जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, बता रहे।
क्लियर है भाई। चलिए, तो हर एक वो साल जो 4 से भाग देने पे जिसका शेषफल 0 आ जाए वो लीप ईयर, हर एक वो साल जो 4 से भाग देने पे शेषफल 0 ना आए वो सामान्य वर्ष। ठीक है, बेटा देखो सेटिंग में ऑप्शन होगा आपके 240 करने का, ठीक है ना, तो सेटिंग में 240 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग में आप अगर 720 पे करोगे तो डेटा तो खत्म होगा ही होगा, तो सेटिंग में चेक कर लो एक बार। चलो अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। सर एक और प्रकार का वर्ष होता है जिसको हम बोलते हैं, एक और प्रकार का वर्ष होता है जिसको हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर, हिंदी में बोलते हैं शताब्दी वर्ष। क्या बोलते हैं दोस्तों, शताब्दी वर्ष। सेंचुरी ईयर हिंदी में बोलते हैं शताब्दी वर्ष। और शताब्दी का मतलब क्या होता है, देखो इंडिया का अब जो है ना, कल इंडिया मैच जीत गई है कि नहीं, इंडिया कल मैच जीत गई है, तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारी सेंचुरीज देखने को मिलेंगी आपको इस वर्ल्ड कप में। तो शताब्दी सेंचुरी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो क्रिकेट वगैरह आप देखते होंगे, खेलते होंगे, तो अगर मान लीजिए कि मैंने एक सेंचुरी बनाई तो बताओ कितने रन बनाए, तो आपने कहा 100 रन। मैंने डबल सेंचुरी बना दी, कितने रन बनाए, 200। ट्रिपल बना दी 300, लारा बन जाऊं 400। ये सारे के सारे क्या हैं, सेंचुरी के ईयर्स हैं। तो यहां हम सेंचुरी के ईयर्स कहने का मतलब है कि हर एक वो नंबर जिसके पीछे 2 जीरो जुड़ा हो वो सेंचुरी ईयर कहलाता है। हर एक वो नंबर जिसके पीछे 2 जीरो जुड़ा हो क्या कहलाएगा, सेंचुरी ईयर कहलाएगा। और अगर सेंचुरी ईयर कहलाएगा दोस्तों, अगर सेंचुरी ईयर कहलाएगा, तो मैं अगर आपसे ये बोलूं कि क्या 100वां वर्ष सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, 100वां वर्ष सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है? ठीक है, देखो अगर आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें लिखनी हो, तो एक तो आपका ये जो बैच है ना, ये एमटीएस के एग्जाम के पहले खत्म करना है। तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम समय है, क्योंकि हम इसे एमटीएस के एग्जाम के पहले खत्म कर देंगे, जिससे कि बहुत सारे बच्चे जो एमटीएस के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो वो उसके लिए एलिजिबल हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसे ही लिखते रहे उल्टी सीधी बातें, ऐसे ही सारी बातें करते रहे, तो फिर मेरे पास एक हथियार है कि मैं आपका चैट बंद कर दूंगा और सिर्फ पढ़ाऊंगा, फिर आपको देखने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। तो बेटर ये है ना कि आप मुझे ये ना करने दें और अपने जेन्युइन डाउट पूछें, तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, पहली क्लास में मैंने बताया, जाते जाते भी बताया आपको कि इस क्लास में सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बात करेंगे, उसके अलावा किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। 240 चल रहा है, 480 चल रहा है, ना मैं कम कर पाऊंगा ना मैं ज्यादा कर पाऊंगा, मैं कह पाऊंगा और उन्होंने कह दिया कि सेटिंग सही है, आप अपने ऑप्शन में चेक कर लो। तो इसके लिए मैं क्या अब किसको, टेक्निकल टीम को तुम्हारे घर पे भेज दूं, है कि एक ही बात बार बार लिख रहे हो? नहीं हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट सजेशन दे रहे हैं कि भाई ऐप को वापस करके खोल लो, बैक करके वापस खोल लो, नहीं मान रहे हो। मैं तुम्हारे हाथ में मोबाइल में करके दिखा दूंगा क्या, ये बताओ? एक ही बात लिखे जा रहे, लिखे जा रहे, लिखे जा रहे। आपने इतने जल्दी करा दिया। अभी तो सर्किल, बेटा सर्किल अगर आता तो मैं जरूर कराता, सर्किल नहीं आता है। एक सवाल एमटीएस में आया हुआ सर्किल का दिखा दोगे, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। दिखाओ एक सवाल, तुमसे ज्यादा अवेयर हूं मैं। काउंटिंग और फिगर में इतना ही नहीं आता, बहुत सारी चीजें आती हैं, सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ो कि एग्जाम निकाल लो। रीजनिंग का मास्टर तो नहीं बनना है ना आपको, मैं सारी चीजें बता दूं रीजनिंग का मास्टर बन जाओ। बहुत सारी चीजें आती हैं, एक दो चीज नहीं होती है। काउंटिंग और फिगर अगर मैं पढ़ाना चाहूं तो अकेले मैं, मेरे पास इतना कंटेंट है कि मैं 6 महीना पढ़ा सकता हूं सिर्फ काउंटिंग और फिगर। लेकिन क्या 6 महीने पढ़ाऊंगा तो काउंटिंग और फिगर में आपको पीएचडी करनी है क्या, या एग्जाम निकालना है, ये बताओ? चलिए, मैंने आपसे ये बोला दोस्तों कि सेंचुरी ईयर क्या होता है, शताब्दी वर्ष क्या होता है। तो हर एक वो नंबर जिसके पीछे 2 जीरो जुड़ा हो वो शताब्दी कहलाती है। और शताब्दी के वर्ष जो होंगे कुछ इस तरीके से 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 इस तरीके के होंगे। ठीक है ना? अब जरा देखो ध्यान से,
मैंने आपसे कहा कि क्या ये 100वां वर्ष लीप वर्ष है, तो आपने तो बचपन से यही पढ़ा है कि सर हर एक वो साल जिसको 4 से भाग दे दे, तो भाग देने के बाद अगर उसका शेषफल 0 आ जाए तो वो लीप ईयर होगा। तो 100 को तो 4 काट ही देगा, मतलब 100 4 से 100% डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 4 के डिविजिबिलिटी का एक और रूल होता है कि अगर अंतिम में 0 बैठा हो 4 उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सेंचुरी के लीप ईयर होने की एक कंडीशन होती है कि कोई भी शताब्दी लीप वर्ष तभी होगी जब वो शताब्दी 4 नहीं बल्कि 400 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब 400 से 100% अगर डिवाइड हो रही है तब जाके वो शताब्दी लीप वर्ष कहलाएगी। अगर 400 से डिवाइड कोई शताब्दी नहीं होती है तो शताब्दी सामान्य वर्ष कहलाएगी, ठीक है भाई। तो यहां पे इस 100 को हम क्या बोलेंगे, जनरल ईयर। दिन 365 होंगे और फरवरी कितने दिनों की होगी दोस्तों, 28 दिनों की। मतलब 100वां वर्ष एक सामान्य वर्ष है, 100वां वर्ष एक सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष इसलिए है क्योंकि हमने इसको 400 से भाग दिया, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है और 400 से भाग दिया। 400 से भाग देने पे ये पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 100वां वर्ष है ये सामान्य वर्ष है और इसमें दिन 365 होंगे और फरवरी 28 दिनों की होगी। जैसे 200 को डिवाइड किया मैंने 400 से, तो ये भी तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये भी एक सामान्य वर्ष है। 300 को डिवाइड किया 400 से, तो ये भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये भी सामान्य वर्ष है। लेकिन जैसे ही 400 को 400 से डिवाइड करोगे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 400वां वर्ष सेंचुरी लीप ईयर है। 400वां वर्ष कौन सा है, सेंचुरी लीप ईयर। दिन 366 होंगे और फरवरी 29 दिनों की होगी इसमें, है ना। 500 को डिवाइड किया 400 से तो ये सेंचुरी जनरल ईयर है। 600 को डिवाइड किया 400 से तो कैसा है, सेंचुरी जनरल ईयर है। 700 को डिवाइड किया 400 से तो सेंचुरी जनरल ईयर है। क्या है, सेंचुरी जनरल ईयर। लेकिन जैसे ही 800 को डिवाइड करेंगे 400 से, इसका मतलब ये सेंचुरी लीप ईयर है। दिन 366 होंगे, फरवरी कितने दिनों की होगी, 29। 1000 को डिवाइड करेंगे तो कैसा वर्ष है, सेंचुरी जनरल ईयर। और 1200 को डिवाइड करेंगे तो 400 से कैसा वर्ष है, सेंचुरी लीप ईयर। तो यहां से आपने अभी तक 3 बातें सीखी हैं कि हर एक वो साल जिसको 4 से भाग देने पे शेषफल 0 ना आए तो वो जनरल ईयर कहलाता है। हर एक वो साल जो 4 से भाग देने पे शेषफल 0 आ जाए लीप ईयर कहलाता है। और हर एक वो सेंचुरी वर्ष जिसको 400 से भाग देने पे अगर उसका शेषफल 0 नहीं आता है तो वो सेंचुरी क्या कहलाएगी, सेंचुरी जनरल ईयर। वो क्या कहलाएगी, सेंचुरी जनरल ईयर, ठीक है भाई। और अगला पॉइंट है कि हर एक वो सेंचुरी ईयर जिसको 400 से भाग देने पे जिसका शेषफल 0 आ जाता है, जिसका शेषफल क्या आ जाता है, 0, तो वो क्या कहलाती है, सेंचुरी लीप ईयर कहलाती है। क्या कहलाती है, सेंचुरी लीप ईयर। तो आपने ये बात तो क्लियर कर ली कि सर अगर जनरल ईयर की बात करें तो हर एक वो साल जो 400 से डिवाइड नहीं होता है, 4 से डिवाइड नहीं होता है, वो जनरल ईयर कहलाएगा। लीप ईयर हर एक वो साल जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर कहलाएगा। और सेंचुरी के लीप ईयर होने की कंडीशन क्या होती है कि वो सेंचुरी 4 से नहीं बल्कि किससे डिवाइड होनी चाहिए, 400 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो बढ़े आगे। तो ये बात आपने अभी तक क्लियर की है क्या, कि जनरल ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं थी तो आपको पता चल गई। सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पे पूरा कैलेंडर खत्म करा दूंगा मैं आपकी आंखों के सामने। एक आपको लीप ईयर पहचानने आना चाहिए, दूसरा आपको ऑड डेज निकालने आना चाहिए। तो अभी मुझे बता दीजिए जरा कि लीप ईयर निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, फटाफट बताओ। लीप ईयर क्या है, लीप ईयर निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, फटाफट बताओ। सर इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन भूगोल में मिलेगा, जहां आपको जानने की जरूरत है। रीजनिंग में जानने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। कभी भी रीजन नहीं पूछा जाएगा, सवाल सॉल्व करना पूछा जाएगा, ठीक है ना। भूगोल में इसका रीजन आपको पता चलेगा। क्लियर है, चलिए भाई। तो अब आते हैं हम ऑड डेज में विषम दिन कैसे निकालेंगे। ऑड डेज विषम दिन कैसे निकालेंगे,
उसके बारे में बात करेंगे। सर ऑड डेज क्या होता है? तो ऑड डेज जानने से पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ये बताइए कि एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, फटाफट बताओ। ऑड डेज एक हफ्ते में दिन होते हैं 7। कोई ये तो नहीं बोलेगा कि 8 दिन होते हैं, है भाई? बहुत बढ़िया, एक हफ्ते में दिन 7 होते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं प्यारे दोस्तों कि मैंने आपको 23 दिन दिए हैं, बताओ कितने सप्ताह बना लोगे और कितने दिन बच जाएंगे? फटाफट बताओ। मैंने आपको 23 दिन दिए, आप मुझे ये बताओ कितने सप्ताह बन जाएंगे, कितने दिन बच जाएंगे? फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। कि आपको मैंने दिया कि 23 दिन दे दिया, कितने सप्ताह बनेंगे, कितने दिन बचेंगे? कितने सप्ताह बनेंगे, कितने दिन बचेंगे? फटाफट बताओ। तो आप कहोगे दोस्तों कि सर एक सप्ताह, अगर आपने 23 दिन दिए हैं तो सर 3 सप्ताह बनेंगे और 2 दिन बचेंगे। बोलो हाँ कि ना? और जो 2 दिन बच गए, जो सप्ताह ना बना पाया, जो 2 दिन बच गया, उसी को हम ऑड डेज कहते हैं। मतलब सप्ताह ना बना पाया जो दिन, उसको हम ऑड डेज कहते हैं। सप्ताह 7 दिनों का, आपको 23 दिन दिया था, आपने कहा 3 सप्ताह बनेंगे, दिन कितने बच गए? 2। वो जो 2 दिन बच गए वो सप्ताह नहीं बना पाए, इसीलिए विषम दिन होंगे, इसीलिए एक्स्ट्रा डे होंगे, अतिरिक्त दिन होंगे। तो यहां से एक और बात चल गई कि इसको हम एक्स्ट्रा डे भी कई बार बोल देते हैं। एक्स्ट्रा डे, अतिरिक्त दिन। क्या बोल देते हैं? एक्स्ट्रा डे, अतिरिक्त दिन। सप्ताह बनाने के बाद जो दिन शेष बच जाएं, वो सारे के सारे एक्स्ट्रा डे या ऑड डेज कहलाते हैं। सप्ताह बनाने के बाद जो दिन बच जाए। सप्ताह कितने दिनों का? 7 दिनों का। मैं आपसे यह भी कह सकता हूं दोस्तों कि किसी भी नंबर को 7 से भाग देने पे अगर जो शेषफल बचता है वो क्या कहलाता है? ऑड डेज कहलाता है। किसी भी नंबर को 7 से भाग देने पे। अब जरा मुझे देखो, मैंने आपके सामने कुछ नंबर ऑफ डेज लिखे हैं और इसका ऑड डेज निकालना है। इसका क्या निकालना है? ऑड डेज निकालना है। जरा एक बार निकाल के बताओ, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। मैंने यहां पे 25 दिन लिखा, 26 लिखा, 28 लिखा, 29 लिखा, 30 लिखा, 31 लिखा, 365 लिखा और 366 लिखा। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि बताओ 25 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे, तो आपने तुरंत 7 से भाग दिया, 7 तिया 21, सर बचा कितना? 4। तो 25 अगर दिन है तो ऑड डेज कितने होंगे? 4। अगर 26 दिन है तो ऑड डेज कितने होंगे? 7 से भाग दे दिया, 7 तिया 21, बचा कितना? 5। 28 दिन को 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। 29 दिन को 7 से भाग देंगे, शेषफल 1 बचेगा। 30 दिन को 7 से भाग देंगे, शेषफल 2 बचेगा। 31 दिन को 7 से भाग देंगे, शेषफल 3 बचेगा। 365 दिन को 7 से भाग देंगे, शेषफल 1 बचेगा। और 366 दिन को 7 से भाग देंगे, शेषफल 2 बचेगा। क्लियर है भाई? मुझे फटाफट बता दो, क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? बोलो भाई कि किसी भी नंबर को या किसी भी नंबर ऑफ डेज को 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल निकल के आता है वो ऑड डेज कहलाता है। जो शेषफल निकल के आता है वो क्या कहलाता है? ऑड डेज कहलाता है। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बोलूं दोस्तों कि आपके पास अगर कोई महीना 28 दिन का है तो ऑड डेज कितने होंगे? 0 होंगे। अगर कोई महीना 29 दिन का है, ऑड डेज कितने होंगे? 1। कोई महीना 30 दिन का है, ऑड डेज कितने होंगे? 2। कोई महीना 31 दिन का है, ऑड डेज कितने होंगे? 3। 365 दिन के कलेक्शन को मैं क्या कह सकता हूं बताओ? 365 दिन के संग्रह को हम क्या कह सकते हैं? एक जनरल ईयर। तो ये बात मैं बहुत बार यूज करूंगा कि एक जनरल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो वहां पे आपका आंसर 1 आना चाहिए। कोई दिक्कत है कि एक जनरल ईयर में ऑड डेज कितने आएंगे? 1। और एक 366 दिन के कलेक्शन को हम कहते हैं एक लीप ईयर। तो मैं बहुत बार आगे चल के यूज करूंगा कि एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। एक जनरल ईयर में 1 ऑड डेज और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज। और यहीं से एक बात प्रूफ करेंगे मित्रों, और वो बात क्या प्रूफ करेंगे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार था, तो मुझे बताइए 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा?
31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अगर आपसे ये कह रहा हूं कि आज दिन है थर्सडे, तो बताओ 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 7 दिन बाद, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आज थर्सडे है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आप कहोगे सर थर्सडे ही होगा, थर्सडे ही तो होगा, लेकिन 7 दिन बाद थर्सडे है ना। मैं अगर कहूं 7वां दिन कौन सा होगा, तो आप कहोगे थर्सडे के पहले वाला दिन वेडनेसडे होगा। अगर 7वां दिन वेडनेसडे है तो 14वां दिन कौन सा होगा, वेडनेसडे होगा। 21वां दिन कौन सा होगा, वेडनेसडे होगा। 28वां कौन सा होगा, वेडनेसडे होगा। कहने का मतलब जहां तक 7 का मल्टीपल जाएगा वहां तक आपका वेडनेसडे आता जाएगा, मतलब जो रेफरेंस का दिन होता है उससे एक दिन पहले वाला दिन आता जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर 2005 तक टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, तो आप कहोगे सर 364, यही तो है, और ये 365वां दिन है। इसे 7 से भाग दोगे शेषफल 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर 30 दिसंबर 2005 को क्या आएगा, मंडे से एक दिन पहले वाला दिन क्या आएगा, संडे। तो 31 दिसंबर 2005 को क्या आएगा, मंडे। और यहां से एक बात प्रूफ कर ली हमने, क्या कि जनरल ईयर में in any general year first and last day of that year always remains same। ठीक है, हिंदी में लिख लो, सामान्य वर्ष में, किसी भी सामान्य वर्ष में साल का पहला और आखिरी दिन हमेशा समान होता है। किसी भी सामान्य वर्ष में साल का पहला और आखिरी दिन हमेशा समान होता है, सेम होता है। कोई भी जनरल ईयर उठा लो, उसका पहला और आखिरी दिन की अगर बात करोगे तो पहला और आखिरी दिन हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। किसी भी सामान्य वर्ष में, चाहे वो कोई भी जनरल ईयर है, चाहे वो कोई भी जनरल ईयर है, उसका पहला और आखिरी दिन हमेशा क्या होता है, समान होता है। किसी भी सामान्य वर्ष में उस साल का पहला और आखिरी दिन हमेशा क्या होता है, समान। तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं जरा। अगला पॉइंट आपके सामने है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 जनवरी 2024 को अगर मान लो सोमवार था, तो बताओ 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा। तो आप क्या कहोगे सर कि अगर ये एक लीप ईयर है, अगर ये लीप ईयर है दोस्तों, तो आप कहोगे 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर 2024 तक हमारे पास टोटल दिन कितने आए, 365, क्योंकि ये 366वां दिन है। और आपने देखा 365वां दिन वही रिपीट होता है जो पहला दिन होता है। इसका मतलब 30 दिसंबर 2024 को क्या होगा, मंडे होगा। तो ये बताओ कौन सा दिन है, 31 दिसंबर 2024। तो मंडे के बाद अगला दिन कौन सा आएगा, ट्यूसडे आएगा। तो यहां से लिख लेगा इन एनी लीप ईयर, या फिर हिंदी में लिख देता हूं, किसी भी लीप वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है, उससे हमेशा एक दिन ज्यादा साल का आखिरी दिन होता है। उससे हमेशा एक दिन ज्यादा साल का आखिरी दिन होता है। उससे हमेशा एक दिन ज्यादा साल का आखिरी दिन होता है। किसी भी लीप वर्ष की अगर बात करें, आप किसी भी लीप वर्ष की बात करते हैं, तो जो साल का फर्स्ट डे होता है उससे एक दिन ज्यादा साल का क्या होता है, लास्ट डे होता है। उससे एक दिन ज्यादा क्या होता है, साल का लास्ट डे। ये किसी भी लीप ईयर की बात कर रहे हैं। यहां मैंने कहा कि किसी भी सामान्य वर्ष में किसी भी जनरल ईयर की बात करोगे तो उस वर्ष, जो जनरल ईयर का उस वर्ष का पहला दिन है, हमेशा वही पहला दिन उस वर्ष का आखिरी दिन भी होता है। ठीक है भाई, चलिए भाई, ये बात क्लियर है। तो जरा मुझे बता दो, अगर मैं आपसे बोलूं
अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों कि एक क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट जरा इसका आंसर देना। क्वेश्चन है कि अगर 1 जनवरी 2007 को फ्राइडे था, 1 जनवरी 2007 को फ्राइडे था, तो बताओ 31 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? 31 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2007 को अगर फ्राइडे था तो 31 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? क्लियर है भाई? बताओ। आपने कहा कि सर ये कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है, तो साल का पहला और आखिरी दिन क्या होता है? समान होता है। लेकिन अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन अगला पूछ दूं कि बताओ, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 जनवरी 2020 को, अगर 1 जनवरी 2020 को सैटरडे था, शनिवार था, तो आप मुझे बताइए 31 दिसंबर 2024 को 2020 को कौन सा दिन होगा? फटाफट बताइए। बोलो भाई। देखो, आप क्या कहोगे सर कि अगर 2020 एक लीप ईयर है, तो अगर 1 जनवरी 2020 को सैटरडे है तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा? एक दिन ज्यादा, सैटरडे से एक दिन ज्यादा क्या होगा? संडे। राइट आंसर क्या आएगा? संडे। लेकिन मजा तो तब आएगा जब एक साल का कंपैरिजन दे दे, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे मान लो आपके सामने मैं ये क्वेश्चन लिख दूं कि आपसे बोला जाए कि सर 1 जनवरी 2006 को अगर मान लीजिए फ्राइडे था, तो बताइए 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? ये आपसे बात पूछी जाए, जरा ध्यान से समझना दोस्तों। कोई भी वर्ष लीप वर्ष तभी होता है, कोई भी वर्ष लीप वर्ष तभी होता है जब उसमें फरवरी 29 बीत जाए। ठीक है, कोई भी वर्ष लीप वर्ष तभी होता है जब उसमें फरवरी 29 बीत जाए। कोई भी वर्ष लीप वर्ष तभी होता है जब उसमें फरवरी 29 बीत जाता है। यहां पे आप चेक कर लेना बेटा, कोई भी वर्ष लीप वर्ष तभी होता है जब उसमें फरवरी 29 बीतता है। अगर फरवरी 29 नहीं बीता बेटा, वो वर्ष लीप वर्ष नहीं कहलाएगा, अनटिल और अनलेस कि आपको दिख जाए कि हाँ फरवरी 29 बीत रहा है। अब जरा ध्यान से सुनो बात। मैंने आपसे कहा कि अगर 1 जनवरी 2006 को फ्राइडे है तो 1 जनवरी 2007 को बताओ। अच्छा, 2006 एक जनरल ईयर है, तो इसका लास्ट दिन भी क्या होगा? फ्राइडे होगा। और अगर मैंने आपसे कहा कि 31 दिसंबर 2006 फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर के बाद अगला दिन क्या आएगा? 1 जनवरी 2007। तो फ्राइडे में एक दिन जोड़ दो, आंसर क्या आएगा? सैटरडे। आप इस एक जोड़ने को कैसे सीखना उसे ध्यान से समझना। अगर इन दोनों डेट के बीच में अगर इन दोनों डेट के बीच में फरवरी 29 बीत रही है तो 2 जोड़ना है। अगर इन दोनों डेट के बीच में फरवरी 29 नहीं बीत रही है तो 1 जोड़ना है। समझ पाए मैं क्या कह रहा था? मैंने आपसे यह बोला कि अगर इन दोनों डेट के दौरान फरवरी 29 बीतेगी तो 2 जोड़ेंगे, और अगर इन दोनों डेट के दौरान फरवरी 29 नहीं बीतेगी तो 1 जोड़ेंगे। बताओ, 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2007 के बीच में क्या फरवरी 29 बीता?
आप कहोगे नहीं बीता, और नहीं बीता तो आपने क्या जोड़ा, एक जोड़ा। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन मैं आपसे बोलूं कि 1 जनवरी 2007 को अगर सर सैटरडे था, तो आप मुझे बता दो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन आएगा। 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन आएगा, जरा मुझे बताओ। 1 जनवरी 2007 को अगर सैटरडे है तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन आएगा। अब जरा देखो ध्यान से, मैंने कहा कि 1 जनवरी 2007 से जब मैं 1 जनवरी 2008 पे गया, ध्यान से सुनो, 1 जनवरी 2007 से जब मैं 1 जनवरी 2008 पे गया, तो क्या इस 1 जनवरी 2007 से चलते हुए 1 जनवरी 2008 पे जब मैं पहुंचा हूं, क्या इस दोनों डेट के दौरान फरवरी 29 बीती है कि नहीं बीती है, बताओ। क्या इन दोनों डेट के दौरान फरवरी 29 बीता कि नहीं। आप कहोगे सर नहीं बीता है, फरवरी 29 तो 2008 के बाद आएगा ना, मतलब 1 जनवरी 2008 के बाद आएगा ना, लेकिन 1 जनवरी 2007 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में फरवरी 29 नहीं बीता है, और जब नहीं बीतेगा तो क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। अभी आपको बढ़िया सवाल करके दिखाऊंगा मैं यहां पे, तब आपको लगेगा कि एक मतलब 29 बीतना ना बीतना कितना अच्छा था। अगला देखो जरा, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 1 जनवरी 2008 को दिन था संडे, तो आप मुझे बताओ 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। एक देखो अब जरा ध्यान से, मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 जनवरी 2008 से लेकर जब 1 जनवरी 2009 पे गए, तो क्या इस दौरान फरवरी 29 भी था। आप कहोगे हाँ सर। 1 जनवरी 2008 से जब 2008 से आगे बढ़ेंगे तो यहां 2008 के में फरवरी जो है ना वो 29 दिन का होगा, और 29 दिन को बिता के हम 1 जनवरी 2009 पे जाएंगे, और जब भी फरवरी 29 बीते तो क्या जोड़ते हैं, दो। तो आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों, ट्यूसडे आएगा। आंसर क्या आने वाला है, ट्यूसडे आने वाला। बात समझ पाए। तो मैंने कहा कि दो दो दिनांक के बीच में अगर आपको यह देखना है कि फरवरी 29 बीत रहा है, अगर फरवरी 29 बीतेगा तो दो जोड़ेंगे, अगर फरवरी 29 नहीं बीतेगा तो एक जोड़ेंगे। अब यहां एक एक का कंपैरिजन कर रहे थे, अब रैंडम किसी भी नंबर का कंपैरिजन उठा के कर सकते हैं। कैसे, देखो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं दोस्तों 1 साल का अंतर होना चाहिए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 10 जनवरी 2005 को अगर मंडे था, तो बताइए 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, फटाफट बताओ। बोलो भाई। आपने क्या कहा कि सर बताओ, यहां 10 जनवरी 2005 से जब चलना आपने स्टार्ट किया और पहुंच गए 10 जनवरी 2006 पे, क्या इस दौरान कोई ऐसी फरवरी आई जो 29 दिन की ओर जिसे आपने क्रॉस किया हो। आप कहोगे नहीं सर, एक ही फरवरी 28 की आएगी, और उसको 28 वाले को क्रॉस किया, 29 वाले को नहीं किया है। और अगर फरवरी 29 क्रॉस ही नहीं हुई तो क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे। आंसर क्या आएगा मित्रों, ट्यूसडे। जैसे अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार का खूब प्रश्न पूछा गया है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 25 फरवरी 2004 को अगर मान लो सैटरडे था, अगर मान लो सैटरडे था, तो मैं आपसे पूछूं कि 25 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, फटाफट बताओ। डाउट लिख दिया करो, डाउट पूछा मत करो, डाउट लिख दिया करो।
बोलो भाई। अब आपने कहा कि सर 25 फरवरी 2004 से जब मैं 25 फरवरी 2005 पे जाऊंगा तो सबसे पहले 29 फरवरी 2004 आएगा। 29 फरवरी 2004 को क्रॉस करने के बाद ही हम अगले वर्ष के 25 फरवरी 2005 पे पहुंचेंगे। इसका मतलब फरवरी 29 क्रॉस होगा तो दो जोड़ेंगे। आंसर क्या आएगा? मंडे आएगा। आंसर क्या आएगा? मंडे। जरा अगले क्वेश्चन का आंसर बताना मित्रों। अगर मैं आपसे बोलूं कि 25 मार्च 2004 को सैटरडे था, 25 मार्च 2004 को सैटरडे था, तो बताइए 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन आएगा? फटाफट बताइए जरा। सर कैसे पता करें कि फरवरी? अब देखो, अब ऐसे ऐसे सवाल जब आप पूछते हैं ना, तो मैं अंदर से मेरा कलेजा कांप जाता है कि जीवन में आप कभी ये पहचान ही नहीं पाए होंगे कि लीप ईयर कौन सा है, जनरल ईयर कौन सा है। बेटा ऐसे पता चलेगा कि फरवरी 29 क्रॉस हो रहा है कि नहीं, कि आप देखो कि लीप ईयर से जनरल ईयर पे, जनरल ईयर से लीप ईयर पे जब आप जाओगे तो कोई लीप ईयर में फरवरी अगर 29, कोई लीप ईयर में फरवरी क्रॉस करोगे तो वो 29 का ही होगा, किसी जनरल ईयर में फरवरी क्रॉस करोगे तो 28 का ही होगा। यहां बताओ देखो, 25 मार्च 2004 से 25 मार्च 2005 पे गए हैं, क्या 29 फरवरी बीती? आपने कहा वो तो पहले ही बीत चुकी है, इन दोनों के दौरान नहीं बीत रही है, वो पहले ही बीत चुकी है ना। 29 फरवरी यहां पहले ही बीत चुकी है। 25 मार्च 2004 से लेकर 25 मार्च 2005 के बीच में फरवरी 29 का नहीं बीतेगी, तो क्या जोड़ेंगे? एक जोड़ेंगे। आंसर क्या आया? संडे आया। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत शानदार। ठीक है भाई। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने बोल दिया, मैंने अगला क्वेश्चन आपके सामने बोला कि 16 जुलाई 2007 को अगर मान लो मंडे है, तो आप मुझे बताओ 16 जुलाई 2008 को कौन सा दिन होगा? ध्यान से करना, बताओ। बोलो भाई। अब जरा देखो, 16 जुलाई 2007 से जब 16 जुलाई 2008 पे जाओगे तो 2008 में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई बिता के ही तो जुलाई पे जाओगे ना, और 2008 में जब फरवरी बिताओगे तो फरवरी 29 दिन का होगा, तो इसका मतलब फरवरी बीत रहा है, तो क्या जोड़ेंगे? दो। आंसर क्या आएगा? वेनसडे। कितने लोगों ने वेनसडे आंसर दिया था? जरा फटाफट बताओ। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है वेनसडे, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, अब मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 25 दिसंबर 2024 को अगर मान लो संडे है, तो बताइए 25 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा? फटाफट बताओ। बोलो भाई। देखो जरा ध्यान से, आपने क्या कहा मित्रों कि यहां पे 2024, इसका मतलब फरवरी 29 बीत चुकी है, उससे मतलब नहीं, इन दोनों के बीच में फरवरी 29 नहीं आ रही है, तो एक जोड़ेंगे। आंसर क्या आएगा? मंडे। बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुख समस्या तकलीफ हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो फिर हम आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। यहां तक में कोई भी दिक्कत हो तो वो दिक्कत आप मुझसे पूछ लीजिए भाई। कोई भी दिक्कत यहां तक के कॉन्सेप्ट में हो तो आप मुझसे पूछिए।
बोलो भाई, क्या दिक्कत है फटाफट बताओ। जो दिक्कत है वो फटाफट पूछ लीजिए भाई। जो भी दिक्कत, परेशानी, दुख, समस्या, पीड़ा, तकलीफ है तो फटाफट बता दीजिए। लास्ट वाला क्वेश्चन, अगर डेट अलग है तो बेटा, डेट अलग है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। जब कैलेंडर की अंतिम क्लास होगी तो आप खुद कह दोगे कि अब किसी प्रकार का सवाल मुझसे ऐसा नहीं है कि मैं कर ना पाऊं। थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, सारी बातें बताऊंगा। ठीक है भाई, चलो अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है सर, ऑड डेज बिटवीन मंथ निकालेंगे कैसे। अगला पॉइंट है ऑड डेज बिटवीन मंथ। इसे सीख लो, कोई भी डेट होगा तो निकाल लोगे। बस इस पॉइंट को सीख लो, महीनों के बीच विषम दिन कैसे निकालते हैं। उसके पहले भी, सबसे पहले आप मुझे यह बताओ कि महीने कितने होते हैं, फटाफट बताओ। तो आप कहोगे सर महीने होते हैं 12। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अच्छा, महीनों के दिन सबको याद है कि नहीं है, फटाफट बताओ। महीनों के दिन याद है कि नहीं? जनवरी में कितने? 31, फरवरी में 28 या फिर 29, डिपेंडिंग की साल कौन सा है। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। अगर मुझे इसके ऑड डेज निकालने होंगे तो क्या करूंगा मैं सर 7 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आया? 3। मतलब अगर जनवरी की बात होगी तो 31 दिन की बात नहीं होगी, जनवरी की बात होगी तो हमेशा उसके विषम दिन कितने होते हैं? 3। फरवरी में 0 या फिर 1, डिपेंड की साल कौन सा है। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ये महीनों के ऑड डेज हैं। ये क्या है? महीनों के ऑड डेज हैं। सर कैसे पता चले कि एक जोड़ना है या दो? बेटा अभी तक नहीं पता चला तो चल नहीं पाएगा, छोड़ दो। फॉर्मेलिटी कर रहे हो बस पूछकर, कोई डाउट? हाँ फॉर्मेलिटी कर रहा हूं बेटा। फॉर्मेलिटी इसलिए कर रहा हूं ना क्योंकि कम से कम अब डाउट की स्पेलिंग सही से लिखना सीख ले। क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम देंगे, अंग्रेजी आती है उसमें, तो डाउट की अगर ऐसी ही स्पेलिंग लिखेंगे तो मुझे लगता है कि रीजनिंग से ज्यादा अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है। ठीक है भाई, जरा देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि इंडिविजुअल मंथ के ये सारे के सारे ऑड डेज हैं। जनवरी में 3, फरवरी में 0 या फिर 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ये आपके महीनों के ऑड डेज हैं। अच्छा बताओ, ऑड डेज हो कितने सकते हैं? जरा एक बार इसके बारे में बात कर ले। तो आप कह रहे हो कि सर किसी भी नंबर को अगर मैं 7 से भाग देता हूं तो जो उसका शेषफल निकल के आता है, जो उसका शेषफल निकल के आता है, इसी को तो हम ऑड डेज कहते हैं। बोलो हाँ या ना? इसी को हम ऑड डेज कहते हैं ना। और किसी भी नंबर को अगर 7 से भाग दोगे तो क्या शेषफल कभी 7 या 7 से ज्यादा आ सकता है क्या? किसी भी नंबर को अगर 7 से भाग देंगे तो क्या शेषफल 7 या 7 से ज्यादा आ सकता है? आप कहोगे सर किसी भी नंबर को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल कभी 7 या 7 से ज्यादा नहीं आ सकता। शेषफल कहां तक आ सकता है? हमेशा 0 से लेकर 6 तक। तो हमारे पास ऑड डेज कितने हो सकते हैं? ऑड डेज हमेशा हमारे पास 0 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। ऑड डेज हमारे पास हमेशा कितने? 0 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। इससे ज्यादा कभी भी ऑड डेज नहीं हो सकते। अगर उससे ज्यादा ऑड डेज है तो वापिस आपको क्या करना पड़ेगा? 7 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है ना? तो इतनी बातें आपको कल की क्लास में रिवाइज करके आनी है दोस्तों। कैलेंडर टॉपिक हमने स्टार्ट किया, अभी हम बेसिक ही कैलेंडर का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कैलेंडर का बेसिक हमने आज पढ़ा है कि कुछ बेसिक बातें हैं उनको जाननी चाहिए। और अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते हैं तो जान गए।
कल की क्लास से कॉन्सेप्ट की क्लास स्टार्ट होगी और एक एक पॉइंट आप तभी समझ पाएंगे जब आज की क्लास को आप रिवाइज करके आएंगे। अगर आप आज की क्लास को रिवाइज करके नहीं आएंगे और कल की क्लास में आज की क्लास से संबंधित डाउट पूछेंगे तो वो डाउट आपके एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। जेन्युइन डाउट होगा मैं खुद ही बताऊंगा, लेकिन अगर रिवाइज करके नहीं सीधा मुंह उठा के चले आओगे कि नहीं हमने पैसे दिए एक बार क्लास कर लेते हैं, तो बेटा फिर वो ना आपके डाउट आ पाएंगे और जो डाउट आप पूछोगे हंसी के पात्र बन जाओगे। जैसे अभी किसी ने पूछा कि कैसे पता चले कि एक जोड़े, हमने पूरा 20-25 मिनट निकाल दिया एक और दो जोड़ बताने में कि कैसे एक जोड़ते हैं कैसे दो जोड़ते हैं। उन्हें अभी तक नहीं समझ आया कि एक कब जोड़ना है दो कब जोड़ना है। तो वो हंसी के पात्र अगर आप बनना चाहते हैं तो रिवाइज करके नहीं आना, वरना अगर नहीं बनना चाहते तो कल की क्लास जरूर से जरूर रिवाइज करके आना है। ठीक है, क्लियर है भाई? नाउ व्हाट शुड आई डू, क्या करना है बताओ? मैं देख नहीं पाया आपके कमेंट, एक बार और कर दो फटाक से, क्या कमेंट किया आपने? रीजनिंग की यूपी पुलिस की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुक चल जाएगी क्या? बेटा किस चीज की तैयारी कर रहे हो पहले ये बताओ, तभी पता चलेगा। क्योंकि अगर यूपी पुलिस की कर रहे हो तो एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे टॉपिक यूपी पुलिस में आते हैं जो कि यूज नहीं होते हैं एसएससी में। ठीक है, बाकी और कोई डाउट, मतलब कहने का मतलब इनक्वालिटी नहीं पूछा जाता, इनपुट आउटपुट नहीं पूछा जाता, वो आपके यूपी पुलिस में पूछा जाता। आई आस्क्ड माई डाउट्स फॉर लाइक 4-5 टाइम्स बट मे बी विद ऑल दिस कमेंट्स इट्स ऑल्सो गॉट स्क्रॉल्ड अप। हाँ तो बताओ, अभी अभी डाउट बता दो ना, अभी तो देख रहा हूं। डीपीपी आज का डाल दिया बेटा, आज का डीपीपी नहीं होता है, डीपीपी टीम डालती है। जब टॉपिक पूरा खत्म हो जाए डीपीपी आप आराम से करना। एंड यू डिड नॉट सॉ एंड दैट आई एम स्टिल, अरे भैया इतनी अंग्रेजी लिख रहे हो तो अभी एक बार सवाल पूछ ही लेते, क्या मैटर है, मैं बता देता। सर आप अपनी स्पीड कम करें, अगर बेटा मैं अपनी स्पीड कम कर दूंगा तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, इसलिए स्पीड रहने दो, धीरे धीरे मैं आपको अपनी स्पीड पे ले आऊंगा, धीरे धीरे मैं आपको अपनी स्पीड पे ले आऊंगा। तो अगर आप क्लास आते हैं देखते हैं पढ़ते हैं तो धीरे 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 जब अगर आप मेरा स्पीड मैच करने लग जाएंगे तो नौकरी तभी लगेगी। अगर मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाऊं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आपको आराम आराम से सीखने की आदत पड़ जाएगी। जल्दी जल्दी सीखेंगे कोई चीज तो धीरे धीरे स्पीड आप मेरे पे मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बैकलॉग कैसे क्लियर करें? डेली पढ़ें मोबाइल खोल के। इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे? एक क्वेश्चन तो आता ही आता है भाई। रैंडम डेट्स वाले पूछ रही, रैंडम डेट्स वाला जब आएगा उसकी बारी तो मैं बताऊंगा। एमटीएस की तैयारी कर रहा हूं तो बेटा फिर यूपी पुलिस के एग्जाम का जो है ना प्रीवियस ईयर कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो इरेलेवेंट होते हैं, जो एमटीएस नहीं पूछता है तो उसको छोड़ देना। सी वॉज आस्किंग द रैंडम वंस, बेटा रैंडम अगर डेट की बात कर रहे हो तो अभी क्लास स्टार्ट हुई है, अभी बेसिक बातें पढ़ाई है, धीरे 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 सारी चीजें लेके चलूंगा। व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द डे फ्रॉम लास्ट टू एंड इन केस ऑफ जनरल ईयर देन द डे विल बी, अरे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा सबर तो कर लो। जो मैं अभी लिखा रहा था ना कि ऑड डेज बिटवीन मंथ, जिस समय सिखा दूंगा आप सब प्रकार के सवाल निकालने लग जाएंगे। कल के क्लास में ना आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। अभी स्टार्ट किया है ना तो थोड़ा सा आराम से पढ़ो, स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आपको कल की क्लास के बाद से कोई डाउट रहेगा तो बताना। और वैसे तो डाउट बहुत सारे हो सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन कल तक जो आपके अंदर डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। एनटीपीसी के लिए रीजनिंग की कौन सी बेस्ट बुक है? मार्केट जाइए, बोल दीजिए प्लेटफॉर्म की किताब आती है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म कब आएगा एमटीएस का? सरकार के गठन के बाद। सर एमटीएस का पेपर हार्ड होता है क्या? बेटा एमटीएस का पेपर हार्ड नहीं होता है, 12 सवाल रीजनिंग और मैथ को मिला के करना होता है। ठीक है, 12 बड़े आराम से कर लोगे, अकेले दम रीजनिंग से 12 करवा दूंगा मैं, परेशान ना हो, मैथ छुओगे नहीं तब भी काम चल जाएगा। ठीक है,
चलो भाई, तो मिलेंगे आपसे कल की क्लास में एक और देखो समय तो मैं आपको देता ही हूं कि आप क्या डाउट है वो पूछ लो, उसके लिए पूरी क्लास समय नहीं है, अंतिम में मैं आपको समय देता हूं, वहां पे आप पूछ लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बीच बीच में आप करोगे तो फिर पढ़ाने का फ्लो एक बार बिगड़ जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप ये समझेंगे। मिलेंगे। आर एस अग्रवाल की किताब ले ली, आर एस अग्रवाल की बहुत बड़ी किताब है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतनी मोटी किताब क्या करोगे, मास्टर बन जाओगे, नौकरी नहीं लग पाएगी। हमेशा छोटे कंटेंट की तरफ भागा करो जिससे नौकरी लग जाए, है ना। बहुत सारे बड़ी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है आप। चलिए मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।